जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवादी कवि। और प्रयोगवादी कवियों में हम लोगों ने अज्ञेय को पढ़ लिया है, हम लोगों ने गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ लिया है, हम लोगों ने धर्मवीर भारती को पढ़ लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्र को और शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, आज हम इन दोनों कवियों को पढ़ेंगे और ये दोनों के दोनों कवि दूसरे सप्तक के कवि हैं। ये दोनों के दोनों कवि दूसरे सप्तक के कवि हैं, भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर बहादुर सिंह। आज इन दोनों को हमको पढ़ना है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र को। सबसे पहले बात करेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म होता है 1913 ईस्वी में। कब जन्म होता है भवानी प्रसाद मिश्र का? 1913 ईस्वी में। और देहांत इनका होता है 1985 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, जन्म कब? 1913 ईस्वी में। अगर बात करें कि इनका जन्म स्थान क्या था, तो इनका प्रदेश था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये दो बातें आप याद रखिएगा। जन्म हुआ कब? 1913 में हुआ। जन्म स्थान क्या था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव को। आप जो है जन्म तार सप्तक के हर कवि का याद रखना। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तार सप्तक के आपको जो है 4 कवि दे दिए जाते हैं, वो चाहे पहले तार सप्तक के हों या दूसरे तार सप्तक के हों या तीसरे तार सप्तक के हों, आपको 4 कवि दे दिए जाएंगे और उनको आपसे कह दिया जाएगा कि इनको इनके जन्म काल के अनुसार लगाएं। तो आप जब भी किसी काल को पढ़ते हैं, जब भी आप किसी युग को पढ़ते हैं, तो उसके सारे कवियों को आप जो है कंपैरिजन कर लीजिए करिए। जैसे आप द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, तो द्विवेदी युग के आप जो है जितने उसमें कवि हैं, जितने रचनाकार हैं, उनको एक साथ लिख लें। इस तरीके से आपको आराम से नाम याद हो जाएंगे। जैसे इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद की जब मैंने सबसे पहली क्लास बनाई थी प्रयोगवाद की, तो उसमें मैंने आपको प्रयोगवाद के सारे कवि एक साथ बता दिए थे, तो आप उन सभी को याद कर सकते हैं। लेकिन आप करते क्या हैं कि हिंदी साहित्य के सारे कवि चलो जन्म याद कर लेते हैं। इस तरीके से आपको नहीं याद होंगे। आप उनको तोड़ तोड़ के याद करिए। भारतेंदु युग के अलग याद करिए, द्विवेदी युग के अलग याद करिए, छायावाद के अलग याद करिए, प्रयोगवाद के अलग याद करिए, प्रगतिवाद के अलग याद करिए, नई कविता के अलग याद करिए। तो इसमें आपको याद करने में सहजता होगी। खैर, हम लोग पढ़ रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र को। बात करें भवानी प्रसाद मिश्र के उपनामों के बारे में, तो इनको कविता का गांधी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और स्वयं को क्या कहते थे? गांधी का बेटा कहते थे। इसीलिए जो है कहानीकार उदय प्रकाश ने इनको क्या कहा है? कविता का गांधी। दिनकर ने इनको शुद्ध गांधीवादी कहा है, बात वही है। अज्ञेय ने इनको सहजता का कवि कहा है, ये बात बिल्कुल सही है। अज्ञेय ने इनको सहजता का कवि कहा है और नगेंद्र ने इनको क्या कहा है? सहज संवेदना का कवि। जो मैंने आपको बात बताई वही बात। ये गांधीवादी विचारधारा से इतने ज्यादा प्रभावित कवि थे कि इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? गांधी का बेटा कहा है। तो ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में मोटा माटी परिचय हो गया। अब अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र के रचना संसार के बारे में, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ते हुए इनके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका रचना संसार ही है। और रचना संसार में दरअसल ये कवि थे, मुख्यतः ये कवि थे, तो इनके काव्य संकलन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करें कि अगर भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संकलन कौन सा था, तो वो गीत फरोस्त था और इसका जो समय था वो 1956 में था। बात समझ में आई? भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संकलन गीत फरोस्त 1956, गीत फरोस्त 1956। उसके बाद 1968 में इनका है चकित है दुख। उसके बाद 1968 में ही है इनका अंधेरी कविताएं। फिर 1969 में है गांधी पंचसती और 1971 में इन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना लिखी बुनी हुई रस्सी, जिसके लिए इनको 1972 में साहित्य अकादमी भी मिल गया। 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
किस रचना के लिए मिला? बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया? 1972 में दिया गया। 1973 में इनका खुशबू के शिलालेख है। 1973 में इनका खुशबू के शिलालेख है और 1973 में ही इनका व्यक्तिगत है। उसके बाद 1976 में इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है परिवर्तन जिए। ये कब है? 1976 में है। 1977 में है 1977 में है इदम ना मम। उसके बाद त्रिकाल संध्या इनका 1978 में है। और ये जो त्रिकाल संध्या है, त्रिकाल संध्या में ये जो है, इसमें आपत्तिकाल जो जब देश में लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय जो कविताएं इन्होंने लिखी थी उसमें जो है उन रचनाओं का इनके इस जो है काव्य संग्रह में वे रचनाएं संकलित की गई हैं। इनका फिर जो है 1979 में अंतर्गत है और फिर 1979 में ही अनाम तुम आते हो है। 1980 में शरीर, कविता, फसलें और फूल है और 1980 में इनका कालजयी है। 1980 में इनका कालजयी है जो कि इनका खंड काव्य है, जो कि इनका खंड काव्य है। कालजयी, इसका समय क्या है? 1980। 1981 में जो है मानसरोवर है, संप्रति 1982 में है और नीली रेखा तक 1984 में है। तूस की आग जो है 1985 में है। अगर बात करें कि तूस किसको कहते हैं, तो जो ऊन होती है, ऊन से बुनी हुई रस्सी को क्या कहते हैं? तूस कहते हैं। तो इनका जो है कविता संग्रह है तूस की आग और कब लिखा गया? 1985 में लिखा गया और 1993 में ये कोहरे मेरे हैं। तो ये इनके काव्य संकलन हो गए। आप जो है इनको रट डालिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने एक निबंध संग्रह लिखा जिसका नाम है कुछ नीति और कुछ राजनीति। इसको इन्होंने 1976 में लिखा। निबंध संग्रह कुछ नीति कुछ राजनीति कब लिखा गया? 1976 में लिखा गया। एक इनकी जीवनी भी है चरैवती चरैवती, यानी चलते रहिए चलते रहिए। अब देख लेते हैं इन्होंने किन किन पत्र पत्रिकाओं में काम किया। तो विचार पत्रिका में इन्होंने काम किया, जो कि ये अपने जब स्नातक कर रहे थे उसी समय से जुड़ गए थे। कल्पना में इन्होंने काम किया, गंगांचल में इन्होंने काम किया और गांधी वाग्मय में इन्होंने काम किया। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं के बारे में। कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो सतपुड़ा के जंगल इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। गीत फरोस्त इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। टूटने का सुख, कमल के फूल, बाणी की दीनता और सन्नाटा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये जो है इनका था रचना संसार। अब हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे शमशेर बहादुर सिंह। आज की क्लास में सबसे जो महत्वपूर्ण कवि थे वो शमशेर बहादुर सिंह ही हैं। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ने से पहले ये जो है नामवर सिंह का एक कथन है शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। देखते हैं नामवर सिंह इनके बारे में क्या कहते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह को परिभाषित करने के लिए नामवर सिंह का ये कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने उठा के आपके लिए इसको लिख दिया। देखते हैं कि नामवर सिंह कहते क्या हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि शमशेर के लिए इतना ही काफ़ी है कि वे सिर्फ कवि हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि शमशेर के लिए इतना ही काफ़ी है कि वे कवि हैं, सिर्फ कवि हैं। यानी नामवर सिंह ये कहना चाहते हैं कि शमशेर को आप जो है किसी वाद से, किसी विचारधारा से, किसी युग विशेष से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनके लिए इतना कहना ही समीचीन है, इतना कहना काफ़ी है कि वे कवि हैं। आगे नामवर सिंह कहते हैं कि न शुद्ध कविता का कवि इनको कह सकते हैं, न इनको कवियों का कवि कह सकते हैं, न इनको प्रयोगवादी कवि कह सकते हैं, न इनको प्रगतिवादी कवि कह सकते हैं। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनके लिए हर विशेषण जो है छोटा हो जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो है तीनों टाइप की रचनाएं लिखी। शमशेर बहादुर जो विचारधारा से थे, जो शमशेर के विचार थे वो जो है मार्क्स से प्रभावित थे। यानी शमशेर को जो है हम लोग क्या कह सकते हैं? शमशेर को हम लोग प्रगतिवादी कह सकते हैं, तो प्रगतिवादी हो गए। लेकिन शमशेर की जो शैली थी, जो लिखने का ढंग था, जो है भाषा थी, वो जो है प्रयोगवादी थी।
तो इस तरीके से ये जो है प्रयोगवादी भी हो जाते हैं, इस तरीके से ये प्रयोगवादी भी हो जाते हैं। और इन्होंने छायावादी भी रचनाएं लिखी हैं, तो ये छायावादी भी कवि हैं। तो बात समझ में आई। तो इसीलिए नामवर सिंह ने ये कहा होगा कि इनके पीछे किसी काल विशेष को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इनको कवियों का कवि मत कहिए, इनको प्रयोगवादी मत कहिए, इनको प्रगतिवादी कवि मत कहिए, इनको सिर्फ कवि कहिए। इनके लिए, इनके परिचय के लिए इतना ही काफी है। अब बढ़ते हैं शमशेर बहादुर के परिचय को प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जन्मे कब। तो 1911 में इनका जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद का कब हुआ था? 1913 में, इनका 1911 में। 1911 में इनका जन्म हुआ था। स्वर्ग की ओर ये कब मुड़े? 1993 ईस्वी में। 11 में जन्मते हैं, 1993 में इनका देहांत होता है। जन्म इनका हुआ कहाँ था? तो ये देहरादून में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है काव्य गुरु अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मानते थे। ये अपने जीवन काल में दो लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, दूसरे एजरा पाउंड से, क्योंकि ये भी जो है एक तरीके से बिंबवादी कवि हैं और बिंबवाद की शुरुआत जो है एजरा पाउंड करते हैं। इसीलिए ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो अपना काव्य गुरु ही मानते हैं और पूरा जीवन ये स्वयं लिखते हैं कि मैं पूरा जीवन जो है एजरा पाउंड से प्रभावित रहा। अब हम बात करेंगे इनके उपनामों के बारे में। तो इनको कवियों का कवि जो है अज्ञेय ने कहा। इनको जो है मलेज ने क्या कहा? मलेज ने कहा कि जो शमशेर हैं वो मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये कथन किसका है? तो मूड्स का कवि इनको कौन कहता है? मलेज कहता है। मलेज कहते हैं कि शमशेर जो है मूड्स के कवि हैं, जो इनका मूड होगा वही लिखेंगे। इनके लिए कोई विजन नहीं है कि किसी परिपाटी पे लिख रहे हैं या कुछ इन्होंने सुनिश्चित कर लिया है, किसी का पैरामीटर बना लिया उस पे लिख रहे हैं। तो इसीलिए मलेज ने कहा कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के कवि नहीं है। इनको सौंदर्य बोध का कवि जो है मुक्ति बोध ने कहा है। इनको मांसल इंद्रिय बोध का कवि श्रीकांत वर्मा ने कहा। देखिए दोनों में छोटा सा अंतर है। मुक्ति बोध ने इनको कहा है सौंदर्य बोध का कवि और श्रीकांत वर्मा ने इनको कहा है मांसल इंद्रिय बोध का कवि। मुक्ति बोध ने इनका एक नाम और दिया, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। और सूक्ष्म सौंदर्य का कवि इनको जो है नगेंद्र कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इनको सूक्ष्म सौंदर्य का कवि कहते हैं। तो शमशेर बहादुर के बारे में ये इनका जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया और शमशेर बहादुर के उपनाम हो गए। अब बात करते हैं शमशेर बहादुर के बारे में आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शमशेर बहादुर का रचना संसार। शमशेर बहादुर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो शमशेर बहादुर का जो पहला कविता संग्रह है वो कुछ कविताओं से संबंधित है, जो कि 1959 में आया। उसके बाद अगला जो है 1961 में इनका कविता संग्रह आता है, कुछ और कविताएं। और इस जो है कविता संग्रह में इनकी जो है प्रगतिवाद से भी संबंधित कविताएं हैं, प्रयोगवाद से भी संबंधित कविताएं हैं और छायावाद से भी संबंधित कविताएं हैं। छायावाद से भी संबंधित कविताएं हैं। और कुल कविताएं हैं कितनी? जो है इसमें जो है कुल 31 कविताएं हैं। ये जो है इस काव्य संग्रह की बात है। कुछ कविताएं जो कि 1959 में आया, वो जिसमें इसमें तीनों टाइप की कविताएं हैं। उसके बाद कुछ और कविताएं 1961 में, फिर उसके बाद 1975 में इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना आती है, चुका भी नहीं हूं मैं। और इसके लिए उसके 2 साल बाद यानी कि 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। तो चुका भी हूं मैं नहीं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और कब मिलता है? 1977 में। 75 में इन्होंने रचना लिखी, उसके 2 साल बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला। भवानी प्रसाद को किसके लिए मिला था? बुनी हुई रस्सी के लिए उनको मिला था। और शमशेर बहादुर को चुका भी हूं मैं नहीं के लिए मिला। बात समझ में आई? उसके बाद 1980 में इनका है इतने अपने पास। 1980 में ही है उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष। और 1981 में है बात बोलेगी। बढ़िया जो है इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। ये अपने बारे में कहते ही क्योंकि ये बिंबवादी कवि हैं। बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का मतलब जो है कोई कवि इस तरीके की रचना करे जो उसके चित्र मेरे मस्तिष्क में बनते हुए चले जाएं, उसको क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। तो शमशेर बहादुर अपने बारे में क्या कहते हैं कि बात बोलेगी, मैं नहीं। मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो आपको मेरी कविता ही समझा देगी। तो शमशेर बहादुर का ये कथन है कि बात बोलेगी मैं नहीं। तो शमशेर बहादुर जो है बिंबवादी कवि हैं।
1998 में जो है इनका काल तुझसे होड़ है मेरी, और 1995 कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं मैं, और 1998 में भी इनकी है सुकून की तलाश। बात समझ में आ गई? तो ये इनके काव्य संग्रह थे। अब बढ़ते हैं आगे। इनका निबंध संग्रह है दोआब, जो कि 1948 में है। ये जो है अपने आप को हिंदी और उर्दू का क्या कहते थे? दोआब कहते थे। ये बात अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये हिंदी और उर्दू को अपने आप को दोआब क्यों कहते थे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इनका निबंध संग्रह है, 1948 में आता है, नाम क्या है? दोआब, और इन्होंने अपने आप को हिंदी और उर्दू का क्या कहा है? दोआब कहा है। कहानी संग्रह इनका प्लाट का मोर्चा है, 1952 में इसका जो है समय है। रेखा चित्र जो है इनका जाड़ों की एक सुबह। अब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। सुमित्रा नंदन पंत की जो पत्रिका थी रूपाब, उसमें इन्होंने काम किया कार्यालय सहायक के रूप में। कहानी पत्रिका में इन्होंने काम किया त्रिलोचन के साथ। त्रिलोचन इनके जो है अच्छे मित्र थे। जब इनके ऊपर जो है तमाम तरीके के आर्थिक संकट थे, तब जो है त्रिलोचन ने इनकी मदद की। शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन था वो हमेशा अभावों से भरा रहा। जिसको जो है शमशेर बहादुर के बड़े भाई जो है शमशेर बहादुर के विषय में लिखते हैं कि शमशेर बहादुर ने जिस जिस चीज की पिपासा की, उसका शमशेर बहादुर के पास से अभाव हो गया। बचपन में माँ बाप चले गए, धर्मवती पत्नी का नाम था, धर्मवती से शादी होती है, 6 साल बाद जो है पत्नी गुजर जाती है। तो इनका जो है बड़ा जीवन जो है अभावों में रहा। वो जो है सांसारिक अभाव हो चाहे भौतिक अभाव हो, आर्थिक संकट से हमेशा ये घिरे रहे। यहाँ तक कि जो है इनको कपड़े के भी लाले थे। उस समय इन्होंने त्रिलोचन ने इनकी बहुत सारी मदद की थी। तो त्रिलोचन इनके अच्छे मित्र भी हैं और इनके संग इन्होंने कहानी पत्रिका में काम भी किया। नया साहित्य जो है नया साहित्य की ये जो है सहायक संपादक थे। जो भी मैं बता रहा था आपको इनके बारे में, खैर वो अभी आगे चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब जो है हम देखेंगे शमशेर बहादुर के बारे में महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम अभी शुरू में बता के आए कि शमशेर बहादुर जो विचार से हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। शमशेर बहादुर जो विचार से हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं, और शमशेर बहादुर जो शैली से हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं। शैली से ये जो है प्रयोगवादी कवि हैं। और मूलतः इनको रखा किसमें जाता है? मूलतः इनको जो है नई कविता का कवि कहा जाता है। मूलतः ये जो है नई कविता के कवि हैं। वहाँ पहले शायद छायावाद बता दिया है, लेकिन ये जो है नई कविता के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें सबसे पहले एक नगेंद्र का कथन है, और देखते हैं नगेंद्र इनके बारे में क्या कहते हैं। नगेंद्र कह रहे हैं कि विचारों से मार्क्सवादी शमशेर, संस्कारों से व्यक्तिवादी और अनुभव से रूमानी है। वही बात हो गई जो नामवर सिंह ने कहा है कि जो है मार्क्सवाद जो है ये विचारों से है, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो नगेंद्र कहते हैं कि विचारों से तो ये मार्क्सवादी हैं, लेकिन संस्कारों से ये व्यक्तिवादी हैं और अनुभव से रूमानी हैं। रामचंद्र तिवारी ने जो है इनको हिंदी गद्य का जातीय कवि कहा है। रामचंद्र तिवारी ने इनको हिंदी गद्य का जातीय कवि कहा है। उसके बाद ये पॉइंट जो मैंने आपको अभी समझाया था, ये बिंबवादी कवि थे। जैसे मैंने आपको बिंब बताया था कि किसी कवि की वह रचना जब वो लिखता है उसके बिंब मेरे सामने बनते चले जाएं, या उसके चित्र मेरे सामने बनते चले जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। जैसे कोई अगर अपनी प्रेमिका को गुलाब कहता है, ठीक है, तो वो गुलाब उसके लिए क्या हो गया? एक प्रतीक हो गया। लेकिन कोई अपनी प्रेमिका के बारे में इस तरीके से वर्णन करे, इस तरीके से अपनी प्रेमिका के बारे में बताए कि मैं स्वयं कहूं कि हाँ इसकी प्रेमिका जो है गुलाब जैसी रही होगी, तो ये क्या हो गया? बिंब हो गया। बात समझ में आई? प्रतीक बिंब में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। एजरा पाउंड से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और ये अपने बारे में स्वयं कहते हैं कि तकनीक में मेरा एजरा पाउंड शायद सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जो है कौन सा प्रयोगवादी कवि एजरा पाउंड से बेहद प्रभावित था, तो कौन प्रभावित थे? जो है शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद एक कथन इनका बच्चन सिंह का है, इसको भी देख लेते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति के कवि हैं।
कहीं कहीं दोनों अलग हो जाते हैं और कहीं कहीं जो है उनका दोनों का रासायनिक घोल सा उनकी कविताएं लगती हैं। वो प्रेम के कवि हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के कवि हैं, कभी वो सिर्फ प्रेम के कवि हैं या कभी वो सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के कवि हैं और कभी कभी प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य उनका इस तरीके से मिलता है कि वो एक तरीके से रासायनिक घोल प्रतीत होता है। अब जो है जो इनको जो है दोआब वाली बात आई थी, जो इनका निबंध संग्रह, ये खुद को ये हिंदी उर्दू का दोआब क्यों कहते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक परियोजना थी हिंदी उर्दू कोर्स, जिसके ये संपादक थे और इसमें जो है इस परियोजना में इन्होंने काम किया था और बहुत शानदार काम किया। इसी के कारण ये जो है खुद को क्या कहते थे, हिंदी और उर्दू का क्या कहते थे, दोआब कहते थे। मैंने आपको अभी बताया कि निराला से ये जो है बेहद प्रभावित कवि थे और निराला को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, साहित्यिक गुरु मानते थे। उनके बारे में इन्होंने लिखा भी है कि भूल कर जब जब मैं राह भटका, भूल कर जब जब राह भटका मैं, तुम्ही झलके हे महाकवि, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। तो ये थे शमशेर बहादुर सिंह। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के दोनों कवि समझ में आ गए होंगे थोड़ा बहुत। अगर समझ में आ गए हों तो क्लास